हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, काफ़ी समय से इच्छा थी कि आपसे इस तरह से रूबरू होकर के वीडियो बनाई जाए, आपको कुछ मसाला दिया जाए। लेकिन आप लोगों की डिमांड कुछ इस तरह की थी कि इस तरह आने का कभी समय ही नहीं लग पाया। हम लोग प्रैक्टिस सेट आपको सोल्व करा रहे हैं यूट्यूब पर, लगातार आपको प्रैक्टिस सेट सोल्व दे रहे हैं। अभी तक यूट्यूब पर कम से कम हमारी तरह और हमारे जितने क्लोड टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से अब तक किसी ने भी अपलोड नहीं किए। बहुत लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं प्रीवियस ईयर देने की, लेकिन एक दो सेट देने के बाद वो थक हार के बैठ जाते हैं। क्योंकि स्टूडेंट, यकीन मानिए, ये तो खैर ईश्वर की कृपा है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर कि मैं पहले से ही अपने यहाँ क्लोड टेस्ट पढ़ा रहा था, पैसेज पढ़ा रहा था। सो मुझे खूब अच्छे से ये पहले से पता थे। वरना एक सेट कराने के लिए टीचर्स को खूब मेहनत करनी पड़ती है। जैसे करनी पड़ती है ना, एक्टर्स को पहले एक्टिंग करनी पड़ती है, इसी तरह से बहुत अच्छी एक्टिंग करनी पड़ती है उनको, बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ फ़िलहाल मुझे किसी प्रकार की मेहनत की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज मैं 2013 से एमबी बुक सोल्व करवाता आ रहा हूँ। तो मुझे लगभग सभी सेट इसके रट से गए हैं, अपने से लगने लगे हैं सेट, इसके सभी सेट। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की नहीं हो रही है मुझे फ़िलहाल। इसीलिए मैं आज आपके लिए क्लोज टेस्ट का छोटा सा एक सोल्यूशन लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको क्लोज टेस्ट के कुछ रूल्स बताऊँगा। उस रूल्स के बिहाफ पे फिर आपको मैं प्रैक्टिस सेट सोल्व कराऊँगा। मेंस का एक सेट है मेरे पास, उसको मैं सोल्व कराऊंगा। आप उन दोनों वीडियो को कंबाइन करके देखिएगा, मैं इसी के बाद उस वीडियो को लगाऊंगा। आप देखिएगा आपको कितना मज़ा आने वाला है, आपका जी खुश हो जाएगा। ये PQRS सोल्व करके, सॉरी क्लोड टेस्ट मेरे मुंह से निकल गया। मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ बच्चों, क्लोड टेस्ट और PQRS में मैं बहुत ज़्यादा इसको कंफ्यूज कर देता हूँ अपने आप को। यानी कि कई बार मैं PQRS को क्लोड टेस्ट बोल जाता हूँ, वीडियो के दौरान भी ऐसा हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल मत घबराइए आप। PQRS की मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी ट्रिक लेकर के आ रहा हूँ आज, वो मैं सिखाऊंगा। अगला कैमरा सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे होगा, मुझ पे नहीं। तो फिलहाल हम लोग शुरू करेंगे आपसे बात PQRS की। किसकी? PQRS की। क्लियर दिख रहा है ये? चलिए, यहाँ हम लोग शुरू करते हैं PQRS। PQRS यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के नाम से भी इसको लोग जानते हैं, या फिर पैरा जंबल के नाम से भी इसकी यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, बड़े बड़े चैनल्स की भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। यस। तो यहाँ पे आज मैं आपको कुछ स्पेशल ट्रिक्स दूंगा, उसके बाद एक सेट सोल्व भी करके दिखाऊंगा। फिर उसके बाद आप खुद से कीजिएगा, आपको लगेगा कि हाँ वाकई में ही यही बेस्ट तरीका है जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। यस। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं सेंटेंस में मेन चीज़ की। देखिए, किसी भी सेंटेंस के लिए मेन रहता है आपका सब्जेक्ट। क्या रहता है? सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। कोई भी सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट पर ही डिपेंड रहता है, सब्जेक्ट पर टिका रहता है। अगर थोड़ा राइटिंग वाइटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यू, आप मेरे बोल को सुनते रहिए, आपको उससे भी काफ़ी काम चल जाएगा। सेंटेंस में सबसे पहले हमें ढूंढना होता है कोई भी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की पोजीशन पर हमेशा चार चीज़ें आती हैं, ध्यान रखिएगा। पहली नाउन। सेंटेंस में सबसे पहले आप नाउन को ढूंढिएगा, अगर आपको नाउन मिल जाए तो। दूसरी प्रोनाउन, दूसरा प्रोनाउन। तीसरे नंबर पे जीरंड, और फोर्थ नंबर पे इन्फिनेटिव। नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, जीरंड यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम पहचानें कैसे, सर फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कौन सी है और जीरंड कौन सी है। देखिए, मैं आपको एक जीरंड के लिए एक हल्की सी पहचान बता दूं आज, क्योंकि फिलहाल तो टॉपिक चल रहा है PQRS, तो मैं जीरंड पर आ जाऊँगा तो फिर जीरंड ही शुरू हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो क्योंकि मैं अगर चैप्टर में घुस जाऊँ तो फिर मुझे बड़ा मजा आता है पढ़ाते हुए। लेकिन आप कोई भी जीरंड यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और जीरंड में कैसे अंतर कर पाओगे, ये ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी वर्ब बिना हेल्पिंग वर्ब के हो, यानी कि आईएनजी फॉर्म अगर बिना हेल्पिंग वर्ब के हो तो वो जीरंड है, ध्यान रखना। क्या है वो? जीरंड। जैसे कि मैंने कहा, शी स्टॉप्ड स्मोकिंग। यहाँ पे जो वर्ब आई आपके एनजी फॉर्म, ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब है। इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग नहीं है, इसका मतलब ये जीरंड है। आईएनजी फॉर्म हमेशा 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 आपकी बी की फैमिली के साथ आती है,
बी की फैमिली यानी कि आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, इज एम आर, वॉज वर, बी बीन, बीइंग, 8 मेंबर्स की फैमिली है। जिरंड हमेशा आईएनजी फॉर्म हमेशा बी की फैमिली से आती है। यहाँ पे बी की फैमिली नहीं आई है, इसका मतलब ये जिरंड है। बहुत सिंपल सा फंडा है। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन पर केवल 4 चीज़ आ सकती हैं, नाउन, प्रोनाउन, जिरंड और इन्फिनिटिव, और इनका सीक्वेंस भी ये रखना है। सबसे पहले सेंटेंस में आप नाउन को ढूंढेंगे, अगर नहीं मिला तो प्रोनाउन को ढूंढेंगे, नहीं मिला तो जिरंड ढूंढेंगे, नहीं मिला तो इन्फिनिटिव, यानी कि 2 प्लस बाद वाला हिस्सा। नेक्स्ट जो फंडा है सेंटेंस के लिए, PQRS के लिए, वो है आपकी वर्ब। क्या है? वर्ब। अब आप उसके बाद सेंटेंस में ढूंढेंगे वर्ब। बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है मेरा ये बोर्ड ही तिरछा है, पता नहीं कैमरा तिरछा हो रहा है, थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है। कुछ इस तरह लिखने में भी दिक्कत होती है, आपको नहीं पता होगा शायद बच्चों, टीचिंग प्रोफेशन से हूँ तो बड़े बोर्ड पर लिखने की आदत पड़ चुकी है, लेकिन फिलहाल काम तो आपको चलाना है भाई, आपको तो मसाला मुझे देना है ना, इसीलिए। दूसरे नंबर पर आपका आता है वर्ब। वर्ब यानी कि 2 हिस्सों में बांट दीजिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। सेंटेंस में यदि हेल्पिंग वर्ब हो, क्या हो? हेल्पिंग वर्ब ही हो, उसके बाद मेन वर्ब ना हो, तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करती है, ध्यान रखें, सुन लीजिए ध्यान से। सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब ना हो, तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब की तरह काम करती है। जैसे कि आपने कहा शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ डॉक्टर, तो यहाँ पे इज़ आपका मेन वर्ब है। आपने कहा आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, हैव यहाँ पे आपकी एज ए मेन वर्ब है। दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लगाएं, तो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ ये बताना आएगी कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। सुन लीजिएगा ध्यान से, सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब भी हो, तो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ ये बताना आएगी कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। मेरे 3 सेंटेंस सुनिएगा, लिखूंगा नहीं। आई एम राइटिंग अ लेटर, इससे क्लियर हो रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, बिकॉज एम के बाद आईएनजी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आया है। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, वो उसके बाद आईएनजी आई है, इसका मतलब सेंटेंस पास्ट में है। आई विल गो टुमारो, यहाँ पे गो के बाद विल के बाद गो आया है, इसका मतलब सेंटेंस यहाँ पे फ्यूचर में है, सिर्फ ये बताएगा। तीसरी बात, एक ही सेंटेंस में मैक्सिमम 3 हेल्पिंग वर्ब आ सकती हैं। कितनी हेल्पिंग वर्ब आ सकती हैं? 3 हेल्पिंग वर्ब। ध्यान दीजिएगा, कितनी हेल्पिंग वर्ब? 3 हेल्पिंग वर्ब। जरा देखिए यहाँ पे, मैंने कहा आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2009, मैं 2009 से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे पहली हेल्पिंग वर्ब, दूसरी हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब हो गई। आप कहेंगे सर आपने 3 बताई हैं, या तो 2 ही आई हैं, 3 बना लीजिए। आई शैल हैव बीन टीचिंग सिंस 2022, पहली हेल्पिंग वर्ब, दूसरी हेल्पिंग वर्ब, तीसरी हेल्पिंग वर्ब, तो 3 हेल्पिंग वर्ब एक सेंटेंस में मैक्सिमम आ सकती हैं। बी जो है आपकी, ये किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ना तो ये प्रेजेंट की है, ना ये पास्ट की है, ना ये फ्यूचर की है, लेकिन है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब ही। बी, बीन और बीइंग, इन तीनों को भी हेल्पिंग वर्ब का ही दर्जा दिया गया है इंग्लिश के अंदर। थर्ड जो स्टेप रहेगा वो रहेगा आपका ऑब्जेक्ट का। हालांकि PQRS में ऑब्जेक्ट का इतना बड़ा रोल नहीं रहता है, बिकॉज ऑब्जेक्ट तक आते आते बात खत्म हो जाती है, लेकिन आजकल सेंटेंस एग्जाम में एक नया सिस्टम देने लग गया है। वो सेंटेंस में पहले क्या होता था कि पहला सेंटेंस दिया, उसके बाद 4 ऑप्शन दिए, उसके बाद छठा सेंटेंस दे दिया, तो ऑब्जेक्ट यहीं छुपा होता है 6 सेंटेंस में, जिसके लिए हमें ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता था। लेकिन आजकल वो इससे गायब कर रहा है और इससे गायब कर रहा है, सिर्फ 4 सेंटेंस दे रहा है और आपको सीक्वेंस में लगाना हो रहा है इसको करेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा रोल हो जाता है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर केवल 3 चीज़ आ सकती हैं आपकी, नाउन, प्रोनाउन और जिरंड। यहाँ इन्फिनिटिव कभी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे नहीं आएगी, ये ध्यान रखें आप। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे 3 चीज़ें, सब्जेक्ट की पोजीशन पे मैंने 4 चीज़ें बताई थी, नाउन, प्रोनाउन, जिरंड और इन्फिनिटिव। यहाँ ऑब्जेक्ट की बात हो गई है। और भी बहुत सारी छोटी छोटी बात याद रखें। एक और याद रखें आप, पार्टिटिव। पार्टिटिव की पहचान है कि इसमें प्रपोजिशन लगी होती है ऑफ, जैसे कि उसने कहा द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, तो यहाँ पे जो ऑफ आवर स्कूल है ये एक पार्टिटिव है। क्या है ये? एक
पार्टिटिव, तो ध्यान रखें सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। इसको खूब अच्छे से रखें, कई बार इसको दे दिया जाता है। अभी मैं पिछले दिनों क्लोज टेस्ट करा रहा था PQRS में था द कलेक्शन ऑफ वेल्थ, इस तरह था कुछ, तो इसलिए याद रखें इसको भी। सो पार्टिटिव को अच्छे से याद रखें। उसके बाद एक चीज़ और याद रखें आप, एट्रीब्यूट, ये भी बड़ा परेशान कर सकता है आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट के दौरान। एट्रीब्यूट मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट की क्वालिटी को बढ़ाने वाला, उसकी खूबसूरती को बढ़ाने वाला। मैंने कहा माधुरी दीक्षित द फाइनेस्ट एक्ट्रेस, द फाइनेस्ट एक्ट्रेस। सो माधुरी दीक्षित द फाइनेस्ट एक्ट्रेस, यहाँ पे जो उसने द फाइनेस्ट एक्ट्रेस लगाया, ये एक एट्रीब्यूट है जो माधुरी दीक्षित की क्वालिटी को बताने के लिए आया। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी कई बार सुना होगा अशोका द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, यहाँ पे द ग्रेट एक एट्रीब्यूट की तरह काम कर रहा है, अशोका की क्वालिटी को बता रहा है। हाँ, बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि एट्रीब्यूट हमेशा 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 सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, इसको पहले लगाने की कोशिश मत करना। द ग्रेट अशोका कहना गलत हो जाएगा। इसके लिए आप अच्छा होगा कि हमारी एक वीडियो पड़ी हुई है एट्रीब्यूट पार्टिटिव एजेंट के नाम से, वो जाके आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे मैं आपको PQRS के लिए खूब अच्छा सा मटेरियल देना चाह रहा हूँ, आप उसको वीडियो देख लीजिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और छोटी छोटी बातें खूब सारी याद रखिएगा बच्चों। PQRS के लिए स्पेशल रूल मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये आपके लिए किसी रामबाण से भी कम नहीं, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कभी भी कोई सेंटेंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होगा, ये याद रखें आप। किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से नहीं होगी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन जिनमें सेल्फ लगा हो, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सभी। एक बात और ध्यान रखिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे शी वॉशेस हर क्लोथ्स herself, she herself washes her clothes, she washes herself her clothes। यहाँ अगर आप गौर कर रहे हो तो सेंटेंस में मैंने 3 तरह से इसको बनाया, एक बार यहाँ लगाया हर सेल्फ, एक बार यहाँ लगाया हर सेल्फ और एक बार यहाँ लगाया हर सेल्फ। तो याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट में एस या ईएस आया हुआ है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहीं भी लगा सकते हैं, ये ध्यान रखें आप, कहीं भी, बस शुरू में मत लगा देना, कहीं आप पकड़ लोगे शुरू में लगाना है, ये भी याद रखिएगा। ये तीनों ही सेंटेंस आपके करेक्ट हैं, आप मुझे फुल मार्क्स यहाँ दे सकते हैं। ओके, एक छोटी सी और बात याद रखें, सेंटेंस में कभी भी आपको कोई रिलेटिव प्रोनाउन मिल जाए, क्या मिल जाए, रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि हु, whom, which, what और that, तो सबसे पहले आप इन्हीं का कल्याण करने का ध्यान रखें। जैसे कि ये हमेशा आते हैं किसी व्यक्ति के लिए, किसके लिए आते हैं, which हमेशा आता है नॉन लिविंग के लिए, किसके लिए आता है, नॉन लिविंग के लिए, what लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए, और दैट के लिए कुछ कंडीशन है गिनी चुनी कि उनके बाद हमेशा दैट ही आता है, जैसे कि द ओनली, द सेम, ऑल, ऐसी बहुत सारी कंजक्शन हैं जिनके साथ हमेशा दैट ही आता है, आपका फिक्स है। रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी अगर आ जाए तो सेंटेंस में सबसे पहले आप उसी का कल्याण करें, इससे आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, ध्यान रखें। दूसरी बात ये ध्यान रखें आप अच्छे से खूब, रिलेटिव प्रोनाउन कभी सेंटेंस के शुरू में नहीं आ सकता, ये भी याद रखें। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, ये याद रखें। यस, ये सभी बातें आपको याद रखनी है। दूसरी बात, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगी वो रिलेटिव प्रोनाउन के हिस्से में ही जाएगी, इसके लिए आपको फिर से एक वर्ब ढूंढनी होगी, ये भी याद रखें। जो सब्जेक्ट पीछे खड़ा होगा फिर रिलेटिव प्रोनाउन होगा, फिर एक वर्ब होगी, ये वर्ब इसके खाते में गई, आपको इसके लिए एक और वर्ब ढूंढनी होगी, ये ध्यान रखें। यानी कि सेंटेंस में 2 वर्ब चाहिए, कितनी वर्ब चाहिए, 2 वर्ब। आप वैसे भी याद रखें सेंटेंस के अंदर जितने सब्जेक्ट उतने ही वर्ब होने चाहिए, सेम
फिल्मों वाले हालात हैं, जितने एक्टर उतनी ही एक्ट्रेस होनी चाहिए। उसके बाद ध्यान रखें छोटी छोटी और बातें कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फोर के बाद हमेशा नाउन। फोर के बाद हमेशा नाउन। अगर फोर के बाद कभी वर्ब लगाने भी पड़ जाए तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि उसको जीर्ण बना कर लगाएंगे, क्योंकि जीर्ण भी जो है सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट काम करता है, एज ए नाउन ही काम करता है। खूब अच्छे से रखेंगे इस बात को भी। उसके बाद कुछ पेड कंजक्शन जो आपको फ्री के नंबर देके जाएंगी उनका याद रखें। जैसे कि नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो आता है। कई बार ऐसा होता है कि एक सेंटेंस में नॉट ओनली दे दिया बट ऑल्सो दे दिया, आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये तो पी क्यू इकट्ठा ही आना है। जैसे कि नाइदर नोर, जैसे कि आइदर और, ये पेड कंजक्शन है। इसकी एक खूब अच्छी लिस्ट आपको गूगल से कहीं भी मिल जाएगी, लिख देना पेड, लिस्ट ऑफ पेड कंजक्शन। जैसे कि हार्डली स्कार्सली के साथ आपको वैन लगाना है। जैसे कि नो सूनर के साथ आपको देन लगाना है। जैसे कि बोथ के साथ एंड लगाना है। बिटवीन के साथ एंड लगाना है। ऐसी बहुत सारी कंजक्शन है आपकी। उसके बाद आपको बता रहा हूँ एक खास की ट्रिक्स और, जैसे कि हैव की फैमिली के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। डू, डज, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बी की फैमिली के साथ आईएनजी फॉर्म एक्टिव में, थर्ड फॉर्म पैसिव में आएगी। इसको अच्छे से रखें। और बस इसके अलावा कोई फैमिली नहीं है वर्ब की। बी की फैमिली, मॉडल वर्ब, डू की फैमिली और हैव की फैमिली। हेल्पिंग वर्ब के लिए आप इतना ही याद रखें। और एक बड़ी प्यारी बात याद रखें, अब सेंटेंस में कहीं भी आपको एंड, बट और ये तीन कंजक्शन दिख जाएं तो याद रखें कि सेंटेंस दोनों तरफ सेम बनेगा। क्या बनेगा? सेम। यानी कि अगर फर्स्ट फॉर्म है तो उधर भी फर्स्ट फॉर्म होगी, इधर सेकंड फॉर्म है तो उधर भी सेकंड फॉर्म होगी, इधर थर्ड फॉर्म है तो उधर भी थर्ड फॉर्म होगी, इधर आईएनजी है तो उधर भी आईएनजी होगी, इधर एसएईएस है तो उधर भी एसएईएस होगा। यानी कि जो इधर होगा वही उधर होना चाहिए। ये भी आपके बहुत सारे काम करवा के देगा आसान। 5 सेंटेंस में एक फॉर्मूला इसका और एक रिलेटिव प्रोनाउन का कन्फर्म आएगा। मेरे से लिख के लीजिए आप। ये 2 सेंटेंस पीक्यूआरएस का मेरी तरफ से ले लीजिए पहले ही कन्फर्म। एक तो रिलेटिव प्रोनाउन से और दूसरा एंड बट और से। यस, आज ही लिख लीजिए। 5 सेंटेंस ऐसे बता रहा हूँ आपको मैं स्टेनोग्राफर के लिए। अगर बात करूँ मेंस की तो देखना आप, ग्रामेटिकली पीक्यूआरएस आपका एक भी मिस नहीं होने दूंगा। आप ये सारा रूल्स अपने पास लिख के रख लें कॉपी में बस एक बार। उसके बाद ये सारे रूल्स होने के बाद में काफ़ी हद तक काम करेंगे आपके कुछ ऑप्शंस भी। ऑप्शंस जैसे कि पता चले कि सारे ऑप्शन पी से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये कंफर्म है। ये कंफर्म है कि सेंटेंस पी से ही स्टार्ट होगा। या फिर उसने ऑप्शन दे दिया आपको ऐसे कि पी क्यू आर एस, एस पी आर क्यू, आर पी क्यू एस आर पी, तो यहाँ और आसान हो जाता है। आप सेंटेंस का सिर्फ पहला हिस्सा ढूंढ लीजिए, बस कोई सा भी आपको पहला मिल जाए, क्योंकि सभी सेंटेंस अलग अलग वर्ड से स्टार्ट हो रखे हैं। लाइक मुझे पता चल गया कि सेंटेंस आर से स्टार्ट होगा, बात खत्म, मुझे और ढूंढने की जरूरत नहीं है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सेंटेंस करते समय आपकी निगाह ऑप्शन पे भी रहनी है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस को ही करते चले जाए, पूरा बन जाएगा तब मैं लगाऊंगा। आपको मैं कई बार बोल चुका हूँ, आपको अंग्रेजी का मास्टर नहीं बनना है। आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन लेना है, जॉब लेनी है, बात खत्म। आंसर आना चाहिए चाहे कैसे भी आए, चाहे आप पीछे वाले की नकल देख के मार दें, उसे इस बात से भी कोई मतलब नहीं है। उसे मतलब है सिर्फ और सिर्फ आंसर से। तो आप आंसर निकाल के दिखा दो उसे कैसे भी करके। तो अगर ऐसे ऑप्शन हो तो ये भी आपके लिए बहुत तगड़ा काम पड़ जाएगा। जैसे कि उसने आपको ऑप्शन दे दिया पी आर एस क्यू, पी एस आर क्यू, एस पी आर क्यू, आर पी एस क्यू, तो मुझे दिख रहा है कि सबके आखिर में क्यू ही आ रहा है। तो यानी कि ये कंफर्म है कि सबसे लास्ट सेंटेंस क्यू होगा। यहाँ मेरा काम आसान हो गया है। अगर सेंटेंस में आपको दिख जाए ऑफ, क्या दिख जाए आपको? ऑफ, तो ये कंफर्म है कि इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन होएगा, बस वो बनना लायक हो।
अगर आपको दिख रहा है लास्ट में ऑफ आ रहा है तो ऑफ के बाद वाला पार्ट हमेशा प्लूरल नाउन होगा, ये याद रखिए। अगर उसने आपको सेंटेंस में कहीं भी दे दिया हु, क्या दे दिया उसने आपको, हु, चाहे आगे कुछ भी हो, तो याद रखें कि इससे पहले जो सेंटेंस होगा, इससे पहले जो सेंटेंस होगा उसमें कोई ना कोई व्यक्तिवाचक होना चाहिए, वो भी आखिरी में। क्या होना चाहिए, आखिरी में, कहीं में भी हो चाहे वो। तो याद रखना ऐसे सेंटेंस में कहीं भी दिख जाए आखिरी में अगर व्यक्तिवाचक दिख जाए तो वो सेंटेंस एक साथ आएंगे दोनों, ये ध्यान रखना आप। यानी कि पी के बाद क्या आएगा ये कंफर्म है, तीनों में नहीं होगा, इससे पहले यानी कि दूसरे वाले के लास्ट में होना चाहिए, वो दो सेंटेंस एक साथ आएंगे, इसको याद रखें आप। सो PQRS टाइप 1 के लिए इतने ही रूल हैं। टाइप 2 जितने कराऊंगा आपको उसके बारे में समझाऊंगा। आज ये टाइप 1 की बात मैंने करी आप लोगों से, अब हम इसके बाद करेंगे इसके प्रैक्टिस की बात। सो उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने आपको फंक्शन बताए, रूल्स बताए, ये आपको खूब अच्छे समझ में आए होंगे। ये सभी रूल्स आपके लिए फ़ायदेमंद भी होंगे। आप ज़रा एक बार मेरे साथ इनको अप्लाई कीजिएगा।